नमस्कार साथियों। 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड का पहला पाठ बड़े भाई साहब के संबंध में हम लोग पहला वीडियो देख चुके हैं। लेखक परिचय के साथ प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानकारी दिया। उसके बाद पाठ के सारांश का शुरुआत कर चुके हैं। ये उसी का दूसरा भाग है। किस तरह से लेखक की उम्र और उसकी कक्षा के बारे में हमने चर्चा किया, ऑलरेडी पिछले में कर चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेखक का उम्र अर्थात छोटे भाई का उम्र 9 साल, कक्षा में 5वीं क्लास। बड़े भाई का 9वीं कक्षा, उम्र में 14 साल, उम्र में वो 5 साल बड़े, कक्षा में 3 क्लास आगे। लेखक का स्वभाव बहुत ही अध्ययनशील का है और छोटे भाई का स्वभाव खेलने कूदने का है, मतलब दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। जब इस तरह से छोटा भाई खेल करके जब अपने कमरे में आता, हॉस्टल में आता, बड़े भाई साहब उसको डांट फटकार करके थोड़ा प्रेम से गुस्से में आकर समझाता और समझा करके उसको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, इसके लिए वह स्वयं अपना उदाहरण देता। क्योंकि बड़ा भाई साहब खेलने कूदने के लिए बिल्कुल नहीं जाता था और वह कहता कि मैं नहीं खेलने जाता, इसके बावजूद भी मैं एक एक क्लास में 2-2 3 साल पढ़ा रहता, अर्थात 2-2 3-3 साल फेल हो जाता। अंग्रेजी ठीक से लिख नहीं पाते और आप इस तरह से खेल कूद करके कैसे अंग्रेजी सीख पाओगे, कैसे क्लास में आगे बढ़ोगे। इससे अच्छा कि तुम अपने पिता की जो मेहनत की कमाई है, परिश्रम की कमाई है, उसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो। इससे अच्छा घर में जाकर गुल्ली डंडा खेलो। ऐसा बड़ा भाई साहब छोटे भाई को समझाते। भाई साहब की भी बातें सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगता, रोने लगता और खूब रोता, पश्चाताप करता, पछताता। ऐसी वह चुभती हुई, लगती हुई कटु बातों को कहता, जिससे लेखक का अर्थात छोटे भाई का कलेजा कांप जाता था। वह निराश हो जाता, परंतु कुछ देर बाद फिर से उसमें हिम्मत लौट आती। वह पढ़ाई में जी लगाने का मन करता। वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता और रोज की दिनचर्या बनाता। ऐसा टाइम टेबल बनाता जिसमें खेलने कूदने का बिल्कुल समय नहीं रहता, खेल कूद का पीरियड गायब रहता। लेकिन उस टाइम टेबल का पहले ही दिन से अनदेखी शुरू कर देता। जैसे ही वह पढ़ने के लिए बैठता, मैदान की खुली हवा, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की भाग दौड़, ये सब देख करके वह मैदान की तरफ अपने आप चला जाता। वह पढ़ना लिखना छोड़ देता। परिणाम स्वरूप फिर से बड़े भाई साहब को उनको डांटने फटकारने का, नसीहत देने का और छोटे भाई को झिड़कियां सुनने का अवसर मिल जाता। उसके लिए भाई का सामना होना ऐसा लगता था मानो सिर पर नंगी तलवार लटकने की जैसा। मुहावरे है, अर्थात हमेशा खतरा अनुभव करना। परंतु वह इतना होने के बावजूद भी खेलों का तिरस्कार नहीं कर पाता था, खेलने कूदने जाना नहीं छोड़ता था।
इस तरह से वार्षिक इम्तिहान हुआ, अर्थात ईयरली एग्ज़ाम हुआ, और ऐसा हुआ कि भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गए। वो भी दर्जे में अर्थात कक्षा में प्रथम आया। लेखक के मन में आया कि अब भाई साहब को खूब सुनाऊं और पूछूं कि तुमने पढ़ लिख करके क्या किया, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलता था। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा। जो बड़े भाई साहब से थोड़ा डरता था वह कम हो गया। लेखक की निडरता उन्होंने भांप लिया। बड़े भाई साहब समझ गए कि अब वह मुझसे कम डरने लगा है, लेकिन आखिर एक दिन उसके जो संयम था, धैर्य का बांध था, वह टूट गया। कारण, एक दिन लेखक अर्थात छोटा भाई सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। गुल्ली डंडा देखो वहां पर खेल रहा है, वैसे खेल करके आया। बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा, देख रहा हूं इस साल कक्षा में प्रथम आ गए हो, तो तुम्हें घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है। और वह कहने लगता है, इतिहास का उदाहरण देता है, धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देता है, घमंड तो रावण कभी नहीं रहा। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं हैं, लेकिन रावण को सभी राजा कर देते थे, टैक्स देते थे। इवन देवता लोग भी रावण के गुलाम थे। इसके बावजूद भी उसका घमंड समाप्त हो गया, वह इस संसार से मिट गया, फिर भी उसका घमंड टूट गया बोल रहा है। उसी तरह से उन्होंने शैतान का उदाहरण दिया, साहेरूम का उदाहरण दिया, और कहा कि ये सब लोग अपने आप को ईश्वर का ज़्यादा भक्त मानते थे। शैतान को यह अभिमान हो गया था कि उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। साहेरूम को यह अभिमान हो गया था कि वो सबसे बड़ा दानी है। लेकिन अंत में क्या हुआ, वह साहेरूम जीवन के अंतिम समय में भीख मांगते मांगते उनकी मृत्यु हो गई और शैतान को स्वर्ग से ढकेल दिया गया। फिर वह कहता है, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने तो केवल एक दर्जा पास कर लिया है, इसमें तुम्हें घमंड हो गया है। यह पास होना भी उसी तरह से है जैसे मुहावरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना। आपको मुहावरे लिखा दिया हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात अकस्मात किसी चीज की प्राप्ति हो जाना है, लेकिन वह कहता है यह बटेर बार बार हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही बार हो सकता है, तुक्का एक ही बार कभी कभी सफल हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। जैसे कोई क्रिकेट खेलते वक्त कोई एक दो बार चौका छक्का मार लेने मात्र से कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं बन जाता, वह कभी कभी हो जाता है। उसी तरह से छोटा भाई का एक बार पास हो जाने मात्र से उसकी उपलब्धि को लेखक तुक्का बताता है, अंधे के हाथ बटेर लगना कहता है। फिर भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पर मत जाओ। कहता है कि मैं फेल हो गया हूं, इस पर मत जाओ। मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो आपको दांतों पसीना आ जाएगा। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना होगा, जिसमें 8 हेनरी हुए, दर्जनों के दर्जन जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए,
कौड़ियों चार्ल्स, कितने चार्ल्स हुए, चार्ल्स प्रथम द्वितीय तृतीय, विलियम्स, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, जेम्स तृतीय, ऐसे इन सब को याद रखते रखते दिमाग में चक्कर आने लगता है। ज्योमेट्री, गणित की बात तो छोड़ ही दो, बोलता है ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ में छात्रों का खून करते हैं, बोलता है। अब बताओ, बोलता है अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो क्या हुआ, लेकिन नहीं, आपको अ ब ज की जगह अ ब ज ही लिखना है, अ ज ब नहीं लिखना, अन्यथा आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और इसी रटने की नाम को शिक्षा दिया गया है। ऐसा वह रटंत शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य भी किया है। आगे वह कहता है अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता, लेकिन वह कहता है कि आपको परीक्षा में पास होना है तो ये सब करना पड़ेगा, और ये सब खुराफात, आपको व्यर्थ की बातें भी सीखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तब जाकर आप पास हो सकते हैं। अब बताइए, कहने लगता है समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखो। ये कहा जाता है समय की पाबंदी पर 4 पन्ने, 4 पेज का निबंध लिखने को कहा जाता है। पूछो यह हिमाकत है कि नहीं, कहता है ये बेवकूफ़ी है या नहीं। जो एक वाक्य में कही जा सकती है जो बात, वो 400 शब्दों में, 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है, इतने पन्ने खराब करने की क्या जरूरत, कहता है। क्योंकि समय की पाबंदी, कुछ शब्द बोल दो और अपने रास्ते आगे बढ़ जाओ। कहता है यह छात्रों पर तो सरासर अत्याचार है। अभी तो यह निबंध संक्षेप में है, वरना उनको 100-200 पन्ने लिखने पड़ जाते, और अध्यापक लोगों को इतना भी तमीज नहीं है, कहता है इतना भी उनमें दिमाग नहीं है, और इसके बावजूद भी अपने आप को शिक्षक मानते हैं। इस तरह से लाला कहता है मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये सारे समझाइश की बातें बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। इसलिए वह कहता है मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। और भाई साहब के ये तिरस्कार भरे वचन सुनकर, अपमान भरे शब्द सुनकर लेखक को भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर, जैसे टीचर आपको किसी को डांट फटकार कर दे, मारपीट कर दे, तो उस दिन थोड़ा सा मन उदास होता है। उसी तरह से बड़े भाई साहब छोटे भाई को इस तरह से उदाहरण देकर समझाने लगता है, तिरस्कृत भरे वचनों से उनको संबोधन करते हुए समझाता है, तो निश्चित रूप से उस दिन के भोजन का स्वाद उसको बेस्वाद ही लगेगा। वह ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र प्रस्तुत किया कि उसको सुन करके छोटा भाई घर नहीं भागा, उससे डरा नहीं, वही बड़ी बात है। परंतु फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर, बुक्स की ओर नहीं हुआ। वह छोटा भाई अब भी चोरी चोरी, छिप छिप करके खेलने जाने लगा। पढ़ाई के प्रति उसकी उदासीनता, उसकी अरुचि ज्यों के त्यों बनी रही। तो इस तरह से साथियों, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है
किस तरह से बड़ा भाई अध्ययन करते हुए बैठा है और छोटे भाई किसी के साथ गिल्ली डंडे खेल रहा है। तो इसके अगले भाग को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।